नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आपका एनआरटी सक्सेस पर स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं, और उसकी बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिससे आप कुछ ही सेकंडों में सभी सवाल कर पाएंगे। दोस्तों, आपको इन सवालों को करने के लिए पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या दे रखा है। इसमें एक श्रृंखला दे रखी है, ठीक है, और इसमें हमसे अगला पद पूछा हुआ है। दोस्तों, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लगभग इस तरह के क्वेश्चन सभी एग्ज़ामों में आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सीरीज चल रही है और हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, जब भी श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप श्रृंखला की सभी संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, संख्या में 5 है, 6, 7, 8, 10, 11, 14 और फिर क्वेश्चन मार्क है। देखो जब हम यहाँ से यहाँ पे चलेंगे तो एक बड़ा, यहाँ पे एक बड़ा, फिर 7 से 8 पे एक बड़ा, 8 से 10 पे दो बड़ा, फिर 10 से 11 पे एक बड़ा, 11 से 14 पे तीन बड़ा। तो देखो जब भी आप इसे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है, कोई भी पैटर्न नहीं बनना है। देखो यहाँ पर एक बड़ा, यहाँ पर एक बड़ा, फिर यहाँ पर एक बड़ा, यहाँ पे दो बड़ा, फिर एक बड़ा, फिर तीन बड़ा। तो आपको लग रहा होगा कि ये किसी भी कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। तो हाँ, सच में कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। देखो दोस्तों, जब भी कोई पैटर्न ना बने तो क्या करेंगे, हम एक एक संख्या को छोड़ के देखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब एक एक छोड़ के देखेंगे तो क्या, 5 के बाद क्या आता है, 7, कितना बड़ा, दो बड़ा, फिर 7 के बाद 10 आया, तीन बड़ा, 10 से 14 हुआ, चार बड़ा। उसी प्रकार फिर ऊपर देखो, पहले क्या बड़ा, पहले क्या देखेंगे, पहले दो बड़ा, फिर तीन बड़ा, फिर चार बड़ा। अब ऊपर देखते हैं, 6 के बाद 8 हुआ, कितना बड़ा, दो बढ़ गया, 8 से 11 हुआ, तीन बढ़ गया। अब देखो जैसे नीचे दे रखा है, ठीक है, जैसे नीचे क्या बोल रखा है, नीचे पहले दो बड़ा है, फिर तीन बड़ा है, फिर चार बड़ा है। ऐसे ही ऊपर देखेंगे, यहाँ दो बड़ा है, यहाँ दो बड़ा है, यहाँ पे तीन बड़ा है, और फिर क्या यहाँ पे आगे क्या बढ़ाएंगे, आगे फिर चार बढ़ा देंगे हम। ठीक है, तो 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, वो 15 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 यहाँ पे दे रखा है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आप कुछ ही सेकंडों में उसके सवाल का जवाब दे पाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में देखे जाते हैं। दोस्तों, प्रश्नों को नोट जरूर किया करें क्योंकि सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। हमें देखो, हमें पहले इसका इससे रिलेट करना है और फिर इसका आंसर यहाँ देना है। देखो जिस तरह से 6 का संबंध 64 से है, उसी प्रकार 11 का संबंध इससे होगा। तो आपको ये बताना है कि यहाँ 64 दे रखा है तो यहाँ पर क्या आएगा। देखो दोस्तों, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो 6 धाम 60 जमा 14, 64 आ गया। उसी प्रकार जब हम इस पे गए तो 11 धाम 110, ठीक है, 11 धाम 110 4, यानी कि 114। तो क्या देखो, क्या 114 ऑप्शन में दे रखा है, नहीं, नहीं दे रखा। तो इस तरह से सवाल नहीं होगा। देखो 114 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इस तरह से सवाल नहीं होगा। कोई और दूसरा तरीका देखेंगे जिससे सवाल हो सके। देखो अब दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो 6 से 64 कैसे आ सकता है, 6 का संबंध 64 से कैसे करेंगे। देखो 6 में हम अपने मन से 2 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8, और 8 का हम स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 8 64। तो यहाँ पे 64 आ गया। उसी प्रकार से हम 11 में अपने मन से 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 13, और जब 13 का स्क्वायर करेंगे 2, तो 169। क्या अब हम देखेंगे 169 दे रखा है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में दे रखा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इसे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न को ध्यान से देखना है। देखो प्रश्न में क्या कर रखा है, ये पढ़ेंगे हम। ड्राइवर क्या दे रखा है, ड्राइवर को 12 लिखा गया है। स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें कोडिंग करने लगते हैं। जैसे डी कितने पे आता है, डी 4 पे आता है। आर कितने पे आता है, आर 18 पे आता है। जब भी दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, उसे समझिएगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखो हम ड्राइवर को देखेंगे। डी 1 2 3 4 5 6। ड्राइवर में कुल कितने अक्षर आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। ठीक है, ड्राइवर में 6 अक्षर आ रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, उसकी 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 12 ही हमें यहाँ पे दे रखा है। देखो ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, वॉकड ऑन फूट। वॉकड ऑन फूट में कितने अक्षर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अक्षर आ रहे हैं और 10 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 ही यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अब देखो, अब आगे देखते हैं एक्सीडेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर एक्सीडेंट में आ रहे हैं और इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमें क्या फाइंड करना है, कार को देखेंगे। 1 2 3 अक्षर आए हैं तो 3 की गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें देखो कोडिंग नहीं करनी है हमें सिंपल तरीके से करना है कि हमें सिर्फ वो अक्षर गिनने हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस करनी है जिससे आपका मनोबल बढ़े और जब भी ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए आप उनका आंसर कुछ ही सेकंडों में निकाल सकें। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ बच्चे होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज़ करते हैं, इस तरह के सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह के सिंबल का यूज़ नहीं करना है, इससे क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल हो जाता है और उसका आंसर गलत भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा एक, आप उसका यूज़ करेंगे तो आप कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर कर पाएंगे। देखो सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू से छोटा है परंतु टी लंबा है, आर सबसे लंबा है तथा एस पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है। तो दोस्तों इसे किस तरह करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो बड़ा है उसे वो हम ऊपर लिखेंगे, जो छोटा है उसे हम नीचे लिखेंगे, जो सबसे बड़ा है उसे सबसे ऊपर लिखेंगे और जो सबसे छोटा है उसे सबसे नीचे लिखेंगे। देखो P जो है वो Q से छोटा है परंतु T से लंबा है। देखो T जो है P के नीचे हो जाएगा और Q P के ऊपर हो जाएगा। देखो P Q से छोटा है तो हमने Q को ऊपर लिखा और P को नीचे लिख दिया, परंतु T से लंबा है तो P जो है वो T से लंबा है तो हमने इस तरह लिख दिया। अब क्या क्या, R सबसे लंबा है तो R आ गया सबसे ऊपर, R सबसे लंबा है, तथा S P से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। S के बारे में क्या बोल रखा है, S P से छोटा है तो S आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन सबसे छोटा नहीं है, बोल रखा होता कि परंतु सबसे छोटा नहीं है तो सबसे नीचे भी आ सकता था, तो देखो S आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बोल रखा है ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है, यानी कि ऊंचाई से घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा यानी कि S हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऊंचाई से घटते हुए क्रम में क्या है, S है, S है क्योंकि पहले पे है दूसरे पे है तो दूसरे पे S हो जाएगा। S ही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सवाल बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और जब भी अगर ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसका कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा है या नहीं, और लाइक शेयर भी इसे ज़रूर करिएगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इस टाइम, तो आप उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हमें अंदाज़ा लग सके कि हमारे जो हमसे जुड़े हुए स्टूडेंट हैं वो किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा उस एग्ज़ाम के आपको प्रैक्टिस सेट कराएं। आइए दोस्तों, आप देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ ही सेकंडों में इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। कैलेंडर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आप कुछ ही सेकंडों में कर पाएंगे। बस आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। देखो क्या दे रखा है, 1 फरवरी 2010 को सोमवार था, तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन था। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इनके बीच के दिन निकालने के, इनके बीच के दिन कितने होंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष वो वर्ष होता है जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो 4 से तभी डिवाइड होगी जब उसकी लास्ट टू डिजिट्स 4 से डिवाइड हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। देखो इस तरह से और भी करेंगे। मान लो कोई संख्या है 989640, और आपको पता करना है 4 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही, तो क्या करेंगे हम? लास्ट की 2 संख्या देखेंगे। ठीक है, ये 4 से डिवाइड हो रही है तो ये पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। तो दोस्तों 2010 क्या है? एक लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 1 फरवरी में कितने दिन होंगे? 28 दिन होंगे। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। फरवरी जो है वो 29 दिन की होती है। ठीक है, और नॉर्मल में 365 दिन होते हैं, और फरवरी जो है वो 28 दिन की होती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये लीप वर्ष नहीं है, तो यहाँ पे 28 दिन की फरवरी होगी। तो फरवरी में दिन कितने बचे हैं? 27 प्लस करेंगे। अच्छा, अब देखो फरवरी मार्च 5 दिन, 5 दिन और जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि ये 5 मार्च की बोल रहा है। अच्छा, अब इसे जोड़ देंगे। 27 और 5 कितने होते हैं? 32। 32 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। देखो 7 चौक 28, 4 दिन हमारे प्लस हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे सोमवार दे रखा है। सोमवार में क्या करेंगे हम? मंडे दे रखा है ना, मंडे में हम 4 और जोड़ देंगे दिन। तो क्या हो जाएगा? मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, क्या हो जाएगा उस दिन हमारा शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, शुक्रवार इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप बहुत ही कम समय में ये सवाल एग्ज़ाम में कर लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न में कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ बीच के दिन निकालना है और उसको 7 से भाग कर देना है, और आपका आंसर कुछ ही सेकंडों में आ जाएगा। देखो इसमें देखो, आप सोच रहे होंगे कि 7 से ही भाग क्यों दिया है। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम 7 से भाग देंगे। क्या होता है, कभी कभी इसमें जीरो भी आ जाता है। तो जब जीरो आ जाता है तो क्या, सोमवार में जब जीरो जोड़ेंगे तो सोमवार ही आएगा। ठीक है, तो उसमें कोई भी दिन ऐड नहीं होता। वो दिन जो दिन पहले दिया होता है, जब उसमें ज़ीरो जोड़ते हैं तो वही दिन सेम टू सेम आ जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, ये आपका क्वेश्चन 6 है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हो चुका है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी बहनें हैं। डी की माता ए है, बी की एक पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है, ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है? देखिए दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है आपको। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो हम आपको कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बता रहे हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 करने के लिए हम क्या करेंगे? छोटा सा एक डायग्राम बना लेंगे। देखो ए और बी जो है वो बहनें हैं। ठीक है, ए और बी, ठीक है, दोनों लड़कियां हैं और ये बहनें हैं आपस में। ठीक है, डी की माता ए है, डी की जो माता है वो ए है। ठीक है, डी की माता ए है,
बी की एक पुत्री सी है, बी की जो है वो एक पुत्री है जो सी है। देखो इसमें जो माइनस है ना, माइनस वो लेडीज़ को इंडिकेट करता है, माइनस जो है वो महिला को शो करता है, और प्लस जो है प्लस मेल को शो करता है, ठीक है। और देखो जब भी हमें बराबर का निशान इस तरह से दिया हो तो वो क्या करते हैं, वो आपस में विवाहित संबंध को बताते हैं, यानी कि मैरिड कपल को बताते हैं, जब डबल निशान बना देते हैं हम इस तरह से, ठीक है। अब देखो आगे क्या कर रखा है, बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है। किससे विवाहित है वो? एफ से। एफ जो है वो एक लड़का है, उससे सी विवाहित है, ठीक है। ए का पति जी है, ए का जो पति है वो जी है, ठीक है। ये दोनों आपस में विवाहित हैं। अब देखो हमें क्या पूछ रखा है, तो सी का डी से क्या संबंध है, तो सी का डी से क्या संबंध है, तो सी के बारे में पूछ रहा है कि सी का डी से क्या संबंध है। सी का जो है वो डी से क्या संबंध होगा, ये उसकी क्या हो जाएंगी, ये इसकी हो जाएंगी माता, माता की बहन मौसी, और मौसी की लड़की मौसेरी बहन। तो आंसर क्या हो जाएगा, मौसेरी बहन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल बहुत ही समझ में आ गया होगा। देखो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कुछ कोडिंग का ध्यान रखना है। जब भी इसमें जनरेशन गैप आए तो माता को या फादर को ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे फिर बच्चे आएंगे, और अगर बोल रखा हो दादा तो दादा आएगा यहाँ पे। हम भी जब भी जनरेशन गैप आता है तो उसे सबसे ऊपर फिर नीचे लिखते हैं। सबसे पहले जब जनरेशन गैप आता है तो बच्चे आएंगे सबसे नीचे, माता पिता फिर उससे ऊपर, दादा दादी नाना नानी सबसे ऊपर। बस आपको इसका ध्यान रखना है। अच्छा, मेल को प्लस से डिनोट करते हैं और फीमेल को माइनस से। और जब कोई कपल विवाहित होते हैं तो उसको बराबर के निशान से डिनोट करते हैं। इस तरीके से करने से आपको क्या है, क्वेश्चन बहुत ही, आप इस तरह के कोडिंग को ध्यान में रखते हैं तो आपका क्वेश्चन कुछ ही सेकंडों में हो जाता है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे, और ये वाला सवाल अगर आपके पेपर में आ गया तो आप इसका जवाब कुछ ही सेकंडों में दे पाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चैप्टर को DBOUDS लिखा जाता है तो क्या दे रखा है, ब्राउन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, सी के बाद क्या आता है D, देखो H से पहले क्या आता है G, A के बाद क्या आता है B, P से पहले क्या आता है O, T के बाद क्या आता है U, E से पहले क्या आता है D, R के बाद क्या आएगा S, ठीक है। तो यानी कि पहले +1 -1 दे रखा है, +1 -1, एक बाद वाला फिर एक पहले वाला, एक बाद वाला इस तरह पहले वाला। देखो B के बाद क्या आता है C आएगा, R से पहले क्या आता है Q, O के बाद क्या आता है P, W से पहले क्या आता है V, N के बाद क्या आता है O। तो ये कहाँ पर दे रखा है, ये वाला दे रखा है तीसरे में, तो C ही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर पेपर में ये क्वेश्चन आएगा आप कुछ ही सेकंडों में उसका जवाब दे दोगे। दोस्तों हम आपको इस तरह की वीडियो लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, और हम अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आप ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको नए क्वेश्चनों की PDF लगातार मिलती रहेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों हम आपको आगे की वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और भी लाएंगे जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।